I invite the honorable member to express their opinion on the issue. The honorable member may now present their arguments. The House will now hear arguments from the honorable members. The honorable member is requested to confine their remarks to the allotted time. The honorable member may speak for the given duration. So now, Mr. Omji, you have 5 minutes. धन्यवाद स्पीकर मैम एवं इस गरिमा में सदन के सम्मानित सदस्यों, आज मैं भारत के जनता के प्रति गहरी विनम्रता और जिम्मेदारी की भावना के साथ इस संसद के सामने खड़ा हूँ। हमारा राष्ट्र सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, यह एक विचार है, एक ऐसा विचार जहाँ हम विविधता में एकता, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हैं। भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र हो, विज्ञान, रक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, हमारे युवा इनोवेशन कर रहे हैं और हमारे किसान, मजदूर और उद्यमी राष्ट्र निर्माण में अथक योगदान दे रहे हैं। साथ ही हम समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार का मानना है कि विकास में पंक्ति खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह सामाजिक न्याय हो, महिला सशक्तिकरण हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सृजन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। जैसा कि हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वालिटी पर बहुत जोर दिया है, हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है जो लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। जब हमारे सामाजिक सुरक्षाओं को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की है। महोदय, हमने बता दें कि जब टॉयलेट नहीं था तो हमारी महिलाएं अपने को कुछ नहीं समझ सकती थी, लेकिन हमने जब उन्हें शौचालय दिया तो उन्हें गर्म महसूस हुआ और उन्हें डर का आभास नहीं हुआ। हम देखो, पूरी दुनिया चांद तक पहुंच गई और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी शौचालय बनाने में ही सीमित हैं। महोदय को बैठिए, आपको आपका समय दिया जाएगा, आप बैठिए। हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जब हमारी माताओं बहनों को सिलेंडर मिला तो उन्हें एक नया आहुति मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और जब उन्हें नल जल योजना के तहत उन्हें जल मिला तो उन्हें ये लगा कि हमने उन्हें एक नया आकार दिया जो राष्ट्र की प्रगति के लिए सहायक है। और खासकर पीएम आवास योजना के तहत जब उन्हें घर मिला तो उन्हें एक निर्माण हुआ कि हम भी अपने देश में कुछ कर सकते हैं और हम भी अपने देश के विकास में कार्यरत कर सकते हैं। खासकर हमने राइट टू एजुकेशन में बहुत बदलाव किए हैं। हमारा नो डिटेंशन पॉलिसी में सुधार, अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसे हम एक और मौका देते हैं ताकि वह सीख सके। पहले था कि बच्चा आता था पढ़ने मिड डे मील के तहत MDM, यानी उसमें क्या था कि बच्चा खाता था, आता था और जाता था, लेकिन हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। ऐसा इसलिए अगर बच्चा सीखेगा नहीं इस देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शस्त्र है जिससे हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। और हमने लर्निंग आउटकम को पूरी तरह से अनिवार्य बनाया है और खासकर शिक्षकों की योग्यता अनिवार्य किया है, क्योंकि अगर शिक्षक ही बेहतर नहीं होगा तो हम इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, ताकि एक कार्यरत जरूरी है। और हमने एजुकेशन की बात करें तो नियमित स्कूल, कॉलेज और सरकारी शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली मुख्य शिक्षा पर 0% टैक्स है। टैक्स केवल उन पर है जिन्हें व्यावसायिक या प्रीमियम माना गया है। और बात करते हैं MDM, गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए ये सब किया है। प्राइवेट संस्थानों से टैक्स लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त में शिक्षा दिया जा रहा है। महोदय, हम बता दें कि बहुत लोग कहते हैं कि हम इंडिस्क्रिमिनेशन करते हैं स्टेट के साथ, लेकिन हम बता दें हमारी सरकार एक राष्ट्र एक विधान पर सिद्धांत पर चलती है, लेकिन वह क्षेत्रीय संस्कृति और विकास की जरूरतों के आधार पर दी गई शक्तियों का समर्थन भी करती है। अनुच्छेद 370 का विरोध, हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर को दी गई विशेष शक्ति राज्य के विकास में बाधा थी और देश की अखंडता के लिए खतरा थी, लेकिन हमने इसे हटाकर एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। और हमने जो पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य कुछ राज्यों को विशेष दर्जा है वह इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों में जनजातीय परंपराओं के लिए शक्तियाँ जरूरी है। हम इस विविधता में एकता का हिस्सा मानते हैं और हमारी सरकार ने राज्यों की हिस्सेदारी 32% से 42% कर दिया। ये हमारे देश के विकास के लिए कार्यरत है। माननीय सदस्यों, राष्ट्रीय एकता और आंतरिक सुरक्षा हमारी सरकार का मानना है कि यह प्रगति की नींव है। हम अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर शांति को सद्भाव बढ़ावा देते हुए अपने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करनी होगी। भारत संवाद, सहयोग और वैश्विक कल्याण के लिए खड़ा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं
हमें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर मिलकर काम करना होगा। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं किसी भी व्यक्ति या पार्टी से बड़ी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कागजी काम पर विश्वास नहीं करते, हम जमीनी हकीकत पर विश्वास करते हैं। और आज ये सरकार हम पर सवाल उठाएगी, कल ये हमारे संविधान पर सवाल उठाएगी। तो हम इन्हें बता दें, हमारा नाम है ओजनी और हमारे साथ है जैन जी, तो ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा सबका एकता है और अनेकता में विविधता को हम लागू करेंगे। एकता, दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास में भारत का भविष्य उज्जवल है। हम संकल्प लेते हैं कि नए भारत और विकसित भारत के तहत अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे और जब तक हम रहेंगे 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Now, I would like to say, Ms. Alishba, you have 5 minutes. एजुकेशन एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा हम दुनिया बदल सकते हैं और क्रांति ला सकते हैं। धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट पर, जो कि आर्टिकल नंबर 21A में भी लिखा हुआ है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। मेरे शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ आवर राइट। महोदय, जब ये हमारा अधिकार है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय ये हमारा अधिकार नहीं था। बताइए महोदय, वो स्कूल के बाहर बैठकर क्यों पढ़ते थे? वो क्लासेस की खिड़कियों से क्यों ताकते थे? क्या उस समय उनका अधिकार नहीं था पढ़ने का? आप बैठिए, आपका टाइम मिलेगा। मिस सहाना, आप बैठिए। क्योंकि महोदया, उस वक्त भी इन्हीं की तरह कुछ लोग थे एजुकेशन को लग्जरी मानते थे, हमारा राइट, अपना राइट नहीं मानते थे। बड़े से बड़े शहर जैसे कोलकाता, मुंबई, पटना, वहाँ बड़ी से बड़ी एजुकेशन की संस्थाएं हैं, मगर हमारे बिहार में क्यों नहीं? क्यों हमारे बिहार को हक नहीं है डेवलपमेंट करने का? हम बिहारवासी भी चाहते हैं कि हमारे बिहार डेवलपमेंट करे। Right to education is just like air and sunlight. Every child, rich or poor, this chance. महोदय, ये बात करती हैं चांस की। चांस कैसे पाएंगे? 21 आर्टिकल में तो ये भी लिखा हुआ है कि क्लासेस 6 से लेकर के 12 तक को एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए। किस स्कूल में है महोदय? और ये बात करती हैं चांस की। और महाराष्ट्र, मुंबई, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सुनने में एक अच्छा डायलॉग लगता है महोदय, लेकिन असलियत में तो हमारा अधिकार जादुई ढंग से एक अच्छा स्कूल नहीं बना सकता। आप मुझे बताइए महोदय, जब बड़ी बड़ी शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें टूट जाती हैं, शिक्षक अनुपस्थित होते हैं और हमारी किताबें गुम हो जाती हैं, तो क्या हमें अपना इसे अधिकार कहना सही है? और राइट टू एजुकेशन साउंड गुड ओनली पेपर ऑन ग्राउंड, इट क्रिएट प्रेशर, डज नॉट प्रोग्रेस। Because declaring as a chance gives every children to power to demand it. सबसे छोटे गांव की सबसे गरीब लड़की भी कह सकती है कि मैं शिक्षा की हकदार हूँ, आप मुझे मना नहीं कर सकती। और महोदया, इनका कहना है कि प्रेशर अच्छा नहीं होता। महोदय, आपने सुना ही होगा, प्रेशर क्रिएट्स चेंजेस। और जब आरटी आया, लाखों बच्चे स्कूल के अंदर आए, क्या वो प्रोग्रेस नहीं है? क्या एक अकेला बच्चा पूरी फैमिली को संभालने के लिए काफ़ी नहीं है? पूछिए इनसे महोदय, पूछिए। महोदय, ये बात करती हैं डिमांड की, तो डिमांड हम किससे करें महोदय? कागजी कार्रवाई से दी हुई सरकार से। और स्कूल तो पहले से ही आभारित हैं। कम ऑन, व्हाट क्वालिटी महोदय? गुणवत्ता का क्या? स्कूल आर फोर्स्ड एडमिट स्टूडेंट इवन दे लैक रिसोर्सेज। टीचर हैंडल 60 to 70 स्टूडेंट इन अ क्लास। एक शिक्षक एक क्लास में 60 से 70 बच्चे को संभालते हैं, वो भी अकेले। Is that education or crowded management? If you talk about RT is a magic, look the private school. They are forced admit to reserve seat, but not get any support. Look the government school. They get student but not enough funding. How can a right work when the system is broken? महोदया, इनका कहना है कि गुणवत्ता में सुधार तभी आता है जब बच्चे स्कूल में आते हैं, खाली कक्षाएं कभी नहीं सुधरती। आरटी brings children inside, and once inside they can fight quality too. Right don't fix the system overnight. They open the door. A child who learns today will maybe be the doctor, leader, and the teacher of the tomorrow. Come on, Ahana. RT is the first step, not the final step. First step or a fourth step. Parents enroll children because of complex, but many children drop out later. What right is this if it cannot nursing, counting, learning? I agree education is important. मैं सहमत हूँ, एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है महोदय, but forcing it a thought a right without full planning.
That is what I pause, not a cell gun. महोदया, आप इनसे पूछिए कि ड्रॉप आउट्स होते क्यों हैं। ड्रॉप आउट्स इसलिए होते हैं क्योंकि सोसाइटी बच्चों को पीछे ले जाती है। पॉवर्टी, अर्ली मैरिज, चाइल्ड लेबर, आरटी इन सब से लड़ता है और आरटी हर एक परिवार के बच्चे को बताता है योर चाइल्ड इन सेफर इन स्कूल देन एनीवेयर एल्स। And how will they get funds or priority unless the government is legally bound? RT binds them. It transfer of education from a favor to a guarantee. Maybe, but a guarantee without delivery. It's that a promise. A promise that pushes up forward. A promise that keeps hope alive. A promise that tells every children your dreams matter. I question RT because I want better education. And I support RT because I believe every child deserves education. Debate continues, but the goal is the same. A bright future for every child. Thank you. Wait. Now Miss Sadbhavna, आपके Thank पास you. 5 मिनट है। थैंक यू स्पीकर मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज मैं इस सदन में अपनी बातों को एक फैक्ट के साथ शुरू करना चाहती हूँ, दैट इज़ इक्वालिटी इज़ नॉट अ फेवर, इट इज़ अ राइट। आज हम लोग जेंडर इक्वालिटी पर बात कर रहे हैं, पर मुझे अफसोस है कि 21st सेंचुरी में होते हुए भी हमें इस पर बहस करनी पड़ रही है। हालांकि ये हमारी बेसिक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए थी। और तो और हमारी सोसाइटी स्टीरियोटाइप 19th सेंचुरी के फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक लड़की अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं होगी और लड़का रोएगा नहीं। मैं यहाँ किसी महिला के रिजर्वेशन या पिटी मांगने के लिए नहीं खड़ी हूँ। मैं आज उस इनविजिबल लेबर और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क पर क्वेश्चन करने आई हूँ जिसने आधी आबादी की पोटेंशियल को घर के बाउंड्री तक ही लिमिट कर दिया है। हम कहते हैं कि हमने लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी दी है, लेकिन क्या हम उस इमोशनल लेवल की बात करेंगे? महोदया, हमारे नेचर ने बॉयज़ को, गर्ल्स को, मेन को, वेमेन को अलग अलग ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंपी हैं। यदि ये सारी ड्यूटीज़, यदि ये सारे रोल्स नेचर ने डिसाइड किए हैं, तो उस नेचर को हम क्यों चैलेंज करें? यदि नेचर कहती है कि वेमेन को हाउस होल्ड ड्यूटीज संभालनी चाहिए, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी चाहिए, तो इसमें क्या बुरा है? अगर वो नेचर में को कहता है कि आप बाहर जाके काम करें, तो इसमें क्या गलत है? इनको क्या परेशानी हो रही है? 200 साल से, 500 साल से, हज़ारों साल से किसी महिला को दिक्कत नहीं हुआ, इनको आज कौन सी दिक्कत हो रही है जो सांसद में इस मुद्दे को खड़ा कर? जैसा इन्होंने कहा कि नेचर ने हमें डिफरेंसेस दिए, हाँ मैं एग्री करती हूँ, नेचर ने हमें डिफरेंसेस दिए हैं, पर सोसाइटी ने हमें रिस्ट्रिक्शन दिया है कि हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है। और ये कहते हैं कि 200 साल तक लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मानती हूँ लेडीज़ को प्रॉब्लम हुई, पर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। एक मैन जब ऑफिस से आता है तो वो थक जाता है, पर अगर एक लेडी ऑफिस से आती है तो उसकी एक दूसरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। जो रियल इनइक्वालिटी है वो सिर्फ स्लीप में ही नहीं, रियल इनइक्वालिटी उस मेंटल लोड में है जो कि हर एक इंसान फील कर रहा है। जब तक घर के काम में समानता नहीं आएगी, तब तक वर्क प्लेस की इक्वालिटी एक मिथ रह जाएगा। जेंडर इक्वालिटी कोई फेमिनिस्ट एजेंडा नहीं है, ये एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है, जैसा हम सब जानते हैं। I don't agree with her statement because अगर इन्हें जेंडर इक्वलिटी इतनी परवाह होती तो जब तक इनकी सरकार थी, जब तक इनकी सरकार सत्ता में थी, तो इन्होंने 2 लफ्ज भी हमारी माँ बेटियों के लिए क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं इन्होंने उनके लिए काम किया? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। हाँ, मानते हैं कि इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया था 2000 में, मगर इसके फायदे क्या हुए? आज भी ना जाने कितनी वुमेन्स को प्रताड़ित किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, और ना जाने कितनों की आवाज़ हमेशा के लिए दबी रह जाती है, लेकिन उसके आज तक कुछ फ़ायदे नहीं दिखे हैं। ये इन्होंने तो कभी कुछ किया नहीं, और हमारी सरकार जब से कुछ कर रही तो इन्हें उससे भी दिक्कत हो रही है। जैसा इन्होंने कहा डोमेस्टिक वायलेंस, अगर लॉ के बाद भी केसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब लॉ की ज़रूरत थी, ना कि लॉ ही गलत है। जैसा इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कुछ किया नहीं है, शायद इन्होंने सिविक्स और एसएसटी पढ़ा नहीं है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब विमेन को इनोसेंट प्रूव करना नहीं होता और ना ही मैन को विलन दिखाना होता है। इसका मतलब हर विक्टिम को जस्टिस और हर क्रिमिनल को पनिशमेंट होता है। तो फिर आप ही बताइए कि अगर ये जेंडर इक्वालिटी नए एक्सपेक्टेशन खड़ा कर रही है या नहीं? हाँ,
आज वेमेन बाहर जाके काम कर रही हैं, आज मेन भी हाउस होल्ड ड्यूटीज संभाल रहे हैं, मानते हैं, पर इसने समाज में नए नए एक्सपेक्टेशन खड़ा किए हैं। इसने कन्फ्यूजन दूर नहीं की, बल्कि उन्हें और बढ़ाया है, हमारे नेचुरल बैलेंस को मेंटेन नहीं किया, बल्कि इसे और इम्बैलेंस कर दिया है। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन पहले कन्फ्यूज़न लाता है, पर बाद में उसने बहुत सारे चेंजेस लाए। आज लड़कियां साइंस लैब में दिख रही हैं, विमेन डिफेंस में दिख रहे हैं, और आदमी सॉफ्ट स्किल चूज़ कर रहा है, और उन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट रहे हैं। तो इन्हें क्या दिक्कत है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर जेंडर इक्वालिटी चाहिए तो आप 70 किलो का वेट उठाइए। जेंडर इक्वालिटी का मतलब वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन नहीं होता है। और हाँ, प्रोग्रेस इज़ नॉट इक्वल टू परफेक्शन। अगर प्रोग्रेस परफेक्शन के इक्वल नहीं है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके समय में वेमेन के लिए कौन कौन से प्रोग्रेस किए गए, और अगर प्रोग्रेस किए भी गए तो उन्हें परफेक्शन लाने के लिए कितना समय लगा। बात तो ये ऐसे कर रही है महोदया, बात तो ये ऐसे कर रही है जैसे कि इनके समय में एक ही दिन में कुतुब मीनार भी बनते थे और ताजमहल भी बनते थे। प्रोग्रेस के लिए, परफेक्शन के लिए प्रोग्रेस तो चाहिए ही, पर उसके लिए एक समय, एक निर्धारित समय भी चाहिए। एक ही दिन में हर एक इमारत नहीं खड़ी हुई। हम ईंट से ईंट जोड़कर इस पूरे इंडिया को खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए हमें हर एक की कंट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन इन्होंने सत्ता में आने पर भी ना हमारे लोगों के लिए कुछ किया, और अब क्या ये हमारे लिए खा कंट्रीब्यूशन देंगे? इन्होंने तो और कंफ्यूजन हमारे लिए खड़ा कर दिया है। अरे भाई, कितना टाइम चाहिए आपको? आप 15 साल से सत्ता में, पर आपने कुछ नहीं किया। इतिहास गवाह है, जब लड़कियों ने इक्वालिटी मांगी है, उनके स्ट्रेंथ और चॉइस पे सवाल उठाए जाते हैं। इनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आज भी ये लड़कियों को पुराने ज़माने के ख्यालों में बांध कर रखना चाहते हैं। यह सुनकर मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या इक्वालिटी मांगना गलत है या फिर इनइक्वालिटी को सपोर्ट करना? देखिए महोदया, इक्वालिटी मांगना गलत नहीं है, बट इक्वालिटी के लिए इतनी जल्दबाजी करना सरासर गलत है। क्योंकि मेरे हिसाब से परहैप्स सबसे पहले वेमेन को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। इक्वालिटी एक पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप में यदि किसी दो या दो से अधिक पार्टनर्स के पास उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज की सिक्योरिटी नहीं है, उनके राइट्स को यदि हार्म किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है, तो कहाँ से पार्टनरशिप है? I mean, अगर मेन और वेमेन दोनों के राइट्स और ड्यूटीज में यदि सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर कहाँ से जेंडर इक्वालिटी आएगा? हमारी सरकार उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करती है, निरंतर काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत हमने उसे पानीपत में उसे हमने आयोजन किया था, और आप देख ही सकते हैं, पानीपत में आयोजन करना यानी कि इंडिया के सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो वाले स्टेट में आयोजन करना, मतलब कि हमारी सरकार कितनी डेडिकेटेड है वुमेन के लिए, आप देख ही सकते हैं इस हमारे इनिशिएटिव से। और ना ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, और न जाने से कितनी योजनाएं हमने महिलाओं के लिए, हमारी माँ बेटियों के लिए, बहनों के लिए आयोजित किया है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे घरों को 70% से ज़्यादा इंटरप्रीनियर्स तो विमेन ही हैं जिन्हें हमने घर दिया। और भी इसके तहत हमने तो बहुत सभी घरों में जल पहुंचाया है, सिलेंडर पहुंचाया है, हर जगह टॉयलेट बनवाया है, ताकि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, उनका सम्मान बना रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये केवल एक नारा बन के रह गया है। ये पोस्टरों में और दीवार पे ही अच्छे लगता है, क्योंकि इनकी सरकार ने इसके लिए कुछ किया ही नहीं। इन्होंने कहा कि माँ बेटियों के लिए इन्होंने गैस और सिलेंडर, पानी दिया, पर क्या गैस दे के क्या फ़ायदा जब उसका प्राइस बहुत हाई हो रहा है। इन्होंने कहा वॉशरूम दिए, कैसा वॉशरूम जिसमें फैसिलिटीज़ ही नहीं है। फैसिलिटीज़ हैं तो उसमें कोई गेट नहीं है, गेट है तो कम्बोर्ड नहीं है, कम्बोर्ड है तो पानी ही नहीं है। आज सब लोग चांद पर जा रहे हैं और ये वॉशरूम तक ही सीमित है। अगर मान लिया कि हमारी सरकार से कोई चांद पर गया, तो इनकी सरकार उनसे सवाल करती है कि आप जो गाजर का हलवा ले गए थे अपने दोस्तों में खिलाया? ये कोई जोक के अलावा कुछ भी नहीं है। इनको शायद जेंडर इक्वालिटी को लेके कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना है, पर मैं बता देती हूँ आजकल लड़कियाँ सेफ़ नहीं है। 6 PM के बाद वो ना फिर स्कूल में सेफ़ है, ना कॉलेज में, ना फिर कहीं भी। ये इनका प्रूफ चाहिए मेरे को। देखिए महोदया, इन्होंने जो बात केसेस की है, उसके तहत अगर मैं कुछ केसेस के नाम लूँ तो वो हो सकता है आशुतोष सुभाष का केस। ये भी एक बहुत ही सीवर और बहुत ही आलोचनाजनक केस है। इस पे हमारी सरकार बहुत काम की है। और इसके अलावा भी सोनम रघुवंशी केस भी हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि केवल वुमेन पर ही अत्याचार हो रहा है,
क्राइम्स तो दोनों कर रहे हैं, दोनों को बराबर बराबर पनिशमेंट मिल रहा है, तो फिर ऐसे केसेस का नाम उठा के क्या बताना चाहती हैं कि क्या केवल महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, क्या केवल महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और केवल वही सारे बर्डन को झेल रही हैं ताकि ये अपने पॉइंट को, अपने मुद्दों को ज्यादा फोर्स दे सके, ज्यादा उस पर क्या कहते हैं एम्फैसिस दे सके। मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं फेयरनेस के लिए बोल रही हूँ। इन्होंने अतुल सुभाष का केस बताया, अगर केस से पूरी मूवमेंट कैंसिल हो जाती है तो फिर कॉपरेशन, डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम के खिलाफ कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता। जेंडर इक्वालिटी विमेन वर्सेस मैन की फाइट नहीं है, ये ह्यूमैनिटी वर्सेस इनजस्टिस की फाइट है, आपको समझना पड़ेगा ये। देखिए महोदया, हमें साफ साफ ये बात पता है कि जेंडर इक्वलिटी से पहले हमें सुरक्षा चाहिए। मैंने पहले ही बोल चुका है मैंने कि पार्टनरशिप है, दोनों को अगर राइट्स है और दोनों सिक्योर नहीं है तो फिर कैसी जेंडर इक्वलिटी, कैसी पार्टनरशिप दोनों जेंडर्स में। हमें पहले सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहिए, हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है, तो और वो भी तो धीरे धीरे ही होगा ना। इनकी सरकार 70 सालों से थी, तभी इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब हम 15 साल से हैं तो हम तो कुछ तो कर रहे हैं, तो जो दिख भी रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। इन्होंने तो यहाँ तक कोई स्कीम तक नहीं रखी, तो हम इनके बारे में क्या ही कर सकते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि इनकी सरकार ने कुछ कहा, ये तो अच्छा जोक था, क्योंकि कुछ नहीं किया इनकी सरकार ने, केवल किया है तो दंगा बढ़ाया है और रेप के केसेस बढ़ाए हैं। मेरी बात सिंपल है, जेंडर इक्वालिटी फेवर नहीं फेयरनेस है। ये एक बिल पास कराने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट बनाने की बात है, जहाँ लड़के लड़की अब दोनों अपने चॉइस को अपने लाइफ से डिसाइड करें, बिना किसी फेयर, बिना किसी प्रेशर के। अगर हम सच में इंडिया को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सबको इक्वल सेफ्टी और इक्वल चांसेस मिले। मैं सिर्फ इक्वालिटी का बिल पास नहीं कराना चाहती, मैं एक सेफ रिस्पेक्टफुल सोसाइटी बनवाना चाहती हूँ, और जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक मेरी आवाज़ रुकेगी नहीं। अगर देश की बेटियाँ ही सेफ नहीं हैं तो हम किस पर गर्व करें? सेफ्टी पर सवाल उठाना शिकायत नहीं, जिम्मेदारी है। हमारी सरकार उसके लिए अभी लगातार काम कर रही है और मेजर चेंजेस देखने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, मगर ये किस सेफ्टी की बात करती हैं? जब भारत में विषम परिस्थितियां आई हैं, जब भारत में कोरोना जैसी महामारी छाई हुई थी, लोग मौत के मुंह में फंसे हुए थे, तब ये और इनके साथी भारत ही छोड़ के चले गए थे। अब ये क्या हमारी स्थितियों में सुधार लाएंगे? क्या करेंगे? ऐसे कायरों को तो देश से निकाल देना चाहिए। और जब इलेक्शंस आए तब लोगों के पैर चूम रहे हैं ये। आप हमें बताएं कि जब हमने इनसे भारत के विकास के बारे में बात की, जब हमने इनसे कहा कि आप राष्ट्रोन्नति में हाथ बटाएं, तभी यूरोप और अमेरिका भागे और वहाँ जगह हम लोगों से कहने लगे कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में सांप्रदायिकता है, भारत में आतंकवाद है, भारत में ये है वो है, ऐसा कह कहकर हमें ही नीचे दिखा रहे हैं। अरे ऐसे गद्दारों पे तो धिक्कार है हमारे देश में। आप कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते यहाँ। जो हमारी नमक खाते तो हैं पर हमारे खिलाफ गद्दारी भी करते हैं। देखिए स्पीकर मैम, ये तो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम जेंडर इक्वालिटी पर बात कर रहे हो, ये सरकार पे आ गए। ये चाहते क्या है ये बिल पास ना हो? स्पीकर मैम, इन्हें तो केवल पॉजिटिव साइड दिख रहा है, इन्हें नेगेटिव साइड दिख ही नहीं रहा है। सदियों तक महिलाओं को डिसीजन मेकिंग, एजुकेशन और प्रॉपर्टी से बहुत ही दूर रखा गया है, उन्हें इसके काबिल नहीं समझा गया। अपोजिशन ने जो कहा उसे सुनकर लगता है कि ये कुछ चाहते ही नहीं है, प्रोग्रेस चाहते ही नहीं है। आज जो पॉजिटिव स्टेप उठाए जा रहे हैं वो कोई स्पेशल फेवर नहीं बल्कि कंपनसेशन है। हिस्ट्री ने जो गलतियां की उन्हें सुधारने का आज मौका आया है और मैं आज वो बिल पास करा के जाऊंगी। हिस्ट्री ने जो गलतियां की इनके हिसाब से, हिस्ट्री में 70 साल से तो इन्हीं की सत्ता थी, तो उस समय क्या इन्हें गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिला था? जब हमारी ही सरकार आने पे गलतियों को उजागर करने लग गई, इन्हें भी तो 70 सालों से मौका दिया गया था। क्यों नहीं उस समय जेंडर इक्वलिटी को लागू कर दिया गया? क्यों नहीं उसी समय से हमारी सोच बदलनी शुरू हो गई? क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने कभी उसके लिए काम नहीं किया, और जब इन्हें एक अच्छा मुद्दा मिल गया विपक्ष में का बात बोलने के लिए, तब इन्होंने उसे गवाया नहीं और उसी पे बोलना स्टार्ट कर दिया। स्पीकर मैम, पहले इनसे कहिए कि अपने टॉपिक पे बात करें। मैं इस सदन में एक क्लियर स्टैंड के साथ खड़ी हूँ। जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना अनएक्सेप्टेबल है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर इनइक्वालिटी इतनी ही नेचुरल होती तो आज उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। आज इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए थे संसद में। क्योंकि जब से आपकी सरकार थी तब तक आपने जेंडर इक्वलिटी का मुद्दा ही नहीं उठाया था, और जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है
तब से हमने उनके लिए काम तो किया है, कुछ तो काम किया, और उस काम से भी आपको तकलीफ है। आई होप महोदया, ये दुनिया की वो एक ही पार्टी है जिन्हें बुराइयों से तो दिक्कत है ही, तकलीफ है ही, पर अच्छाइयों से भी तकलीफ होती है। आप बताएं कि अगर हम उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के, हमारी बहन बेटियों की, तो ये उसमें कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दे सकती? ये उन्हें केवल विपक्ष में क्यों खड़ी हैं? केवल हमें हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रही? जैसा इन्होंने कहा, इनकी बातों को सुनकर साफ लगता है कि ये इसका कोई चांस नहीं देने वाले कि मैं बिल पास कराऊं। अच्छी बात है, मैं सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं रखना चाहती हूँ। ये भ्रष्टाचारी सरकार अपनी सरकार तो संभाल नहीं पाती है, मेरी बिल क्या ही पास करा पाएगी। महोदया, भ्रष्टाचारी कहने से पहले ये समझना जरूरी है कि भ्रष्ट है कौन। जो लोगों को भ्रमित करता है, उनके मार्ग को भ्रष्ट करता है, या फिर जो हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षा देता है, उनको सम्मान देता है, उनके लिए काम करता है। अरे जब तक इनकी सरकार थी तब तक तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला, भारत को अंदर ही अंदर खोखला किए, और जब हमारी सरकार बनी तो विदेशों में जाके हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं। इन्हें कहिए कि भ्रष्टाचारी के बारे में बात ना करें। अगर जेंडर इक्वलिटी की बात अगर ये हम नहीं क्लियर कर पा रही हैं, अपने बातों को ठीक से नहीं पेश कर पा रही हैं, तो फिर हम बहस करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। इनकी बातों को सुनकर लगता है कि इनके पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अगर भ्रष्टाचारी सरकार नहीं होती तो आज इतने रेप के केस नहीं होते, कभी ईस्ट में दंगा तो कभी वेस्ट में दंगा। स्पीकर मैम, इन्हें समझाइए कि ये कुछ एक्ट ले और सभी लड़कियों को सेव करें। इन्हें तो कुछ समझ में आता नहीं, पता नहीं ये चाहते क्या है। इनकी सरकार और दंगा कराए या लड़कियों को पीछे रखे? मुझे क्लियर बताइए, आप चाहते क्या हैं? देखिए, जितने भी आज तक रेप के केसेस आए हैं इंडिया में, हमारी सरकार, हमारी पुलिस उसके लिए बहुत ही एक्टिव है। हमने बड़ी सतर्कता से सारे सबूतों को जमा किया और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। मुजरिमों को और जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन सबको हमने कड़ी से कड़ी सजा दी है। यहाँ तक कि ना जाने कितनों को फांसी के तख्ते तक लेकर गए हैं हम लोग। क्या ये ऐसे पनिशमेंट देकर क्या हम रूल और लॉ को इंडिया में स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहे? क्या उन्हें सजा देना गलती है? और वैसे भी चाहे कितना भी हम किसी को फांसी पे चढ़ा दें, अगर हमारी माइंडसेट ही वैसी है तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो हमेशा से ही केस आएंगे। लेकिन अगर समय पे इनकी सरकार ने कुछ किया भी रहता तो आज इस मुद्दे पर इनके पास केस जैसा कोई विषय नहीं होता बोलने के लिए। इन्होंने कुछ किया ही नहीं उस पर, इसलिए आज हमें इस पे भी बात करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि इन्होंने लड़कियों जस्टिस दिलवाए रेपिस्टों को। अरे कैसी रेपिस्ट की जस्टिस? आज कोलकाता की डॉक्टर मोमिता देवनाथ के रेपिस्ट इधर उधर घूम रहे हैं, उनको एक भी सज़ा नहीं मिली और ये कहते हैं कि उन्होंने सज़ा दिलवाया है। हम इक्वालिटी मांग नहीं रहे हैं, हम उसे छीनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आप इस बात को समझिए। देखिए, अगर ऐसी भी बात नहीं है कि अगर किसी पे केस लग जाए तो उसे फांसी पर ही चढ़ा देना है। हमारी सरकार पहले देखती है कि किसने कौन सा क्राइम किया है, किसे किस हद तक क्राइम के लिए पनिश किया जा सकता है। हम उसके हिसाब से किसी को पनिश करेंगे। अगर कोई रियली उसमें उसी का हाथ है, वो उसमें रेड हैंडेड है, तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दे ही रहे हैं। तो हम उसमें दिक्कत क्या है? शायद इन्हें गलत फहमी है किसी प्रकार की। इन्होंने सजा दी नहीं है, ये केवल कह रहे हैं। देखिए स्पीकर मैम, जो लोग जेंडर इक्वालिटी को लड़कियों से जोड़ देते हैं वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाते हैं। ये कहना कि इक्वालिटी से मेल्स का नुकसान होगा, ये तो सरासर गलत है। एक स्ट्रॉन्ग मैन इक्वालिटी से कभी नहीं डरता है। सदन को ये सच स्वीकार करना होगा कि बिना फीमेल्स के सशक्तिकरण का ना देश स्ट्रॉन्ग बन सकता है, ना ही समाज सुरक्षित बन सकता है। और मैं आज भी बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ, जो जेंडर इक्वालिटी का विरोध करता है वो विकास का नहीं बल्कि इनजस्टिस को सपोर्ट करता है। देखिए, मुझे बार बार नहीं कहना चाहता हूँ, पर इन्होंने वापस वो मुद्दा आगे लाया है। मैं फिर से बता दूं कि जेंडर इक्वलिटी के लिए इतना जल्दबाजी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि हमें पहले उनके राइट्स को सिक्योर करना है, उन्हें सेफगार्ड करना है। अगर वो हम काम धीरे धीरे कर रहे हैं, अगर वो काम अभी प्रोग्रेस में है, अगर वो काम हो रहा है, तो फिर जल्द ही हमें चेंजेस भी देखने को मिलेंगे और जल्द ही जेंडर इक्वलिटी आएगा। लेकिन अभी इसके लिए कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा इन्होंने पॉइंट दोहराया, मैंने कई बार मेंशन किया है कि इनके पास पॉइंट ही नहीं बचे, जो कि एक पॉइंट को दोबारा रिपीट किए जा रहे हैं।
और माननीय स्पीकर महोदय, यह कोई विमेन मूवमेंट नहीं है, यह इंसाफ की मांग है और इंसाफ पर कोई समझौता नहीं होता है। सबूत यह है कि हमारा समाज आज भी बराबरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, कितना आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग वेट करते करते लगता है कि जन अल्फ़ा भी बूढ़े हो जाएंगे पर इनकी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। लगता है इन्होंने उस गाने को सीरियसली ले लिया, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग ट्रेडिशन का सहारा लेकर भेदभाव को ठीक बताते हैं। मैं साफ कहती हूँ, जो ट्रेडिशन आधी आबादी का प्रोग्रेस रोक रहा है वो ट्रेडिशन नहीं, एक सामाजिक अपराध है। हमें जेंडर इक्वलिटी के लिए इतना व्याकुल नहीं होना है। देखिए महोदया, अगर ऐसे विषय यदि ये बार बार उठाएंगी तो एक ही जवाब इन्हें बार बार कहना ही पड़ेगा। आप इन्हें समझाइए, आप इन्हें बताइए, पूरा सांसद इन्हें समझाए कि इन्हें बार बार एक ही बात पे बात नहीं बोलना है, वरना एक ही जवाब उन्हें बार बार मिलेगा कि पहले सिक्योरिटी उसके बाद इक्वलिटी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 और 15 के अकॉर्डिंग हर सिटीजन को इक्वालिटी देना राइट है। जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। मैं कह रही हूँ, चलो माना कि इन्होंने विरोध किया कि लड़कियां वेट नहीं लिफ्ट कर सकती और लड़के घर के काम नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की चाह रही है कि वो बाहर जाके काम करे, उसे काम करने दो। अगर कोई मैन चाह रहा है कि वो सॉफ्ट काम करे, बच्चों का ख्याल रखे, तो उसे करने दो। हमें उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। देखिए महोदया, हमारे सोसाइटी ने भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई हैं जिनके तहत हर मैन और हर वुमेन को चलना पड़ेगा, अब चाहे उनका ये मन हो या ना हो। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी फ्रीडम का, ऐसी इक्वलिटी के विंग्स देना संभव नहीं है। वो विंग्स उनके लिए विंग्स नहीं है, उनके लिए प्रेशर है। आज देखिए, आज यदि हम वुमेन को कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बनिए, स्ट्रांग रहिए, मनी अर्न करिए और जो मर्जी में आए वो करिए, इससे उन्हें इक्वलिटी का तो नहीं पता। हमें तो इक्वलिटी का तो नहीं पता है कि इक्वलिटी इसमें कहाँ दिख रही है, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनका वर्कलोड डबल हो गया है। हम आज मेन को कहते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लो, क्या यही इक्वलिटी है? और मुझे तो कई बार लगता है कि ये इस इक्वलिटी ने हमें प्रेशर दिया है, कभी विंग्स नहीं दिया, हमें प्रेशर ही दिया है, न्यू एक्सपेक्टेशन खड़ा किया है, हमारे परिवार में फूट डाली है, बच्चों को कंफ्यूज किया है। ये इस लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं अपनी तरह। इन्हें समझाइए कि वो हर एक काम कर सकती हैं। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसे 2 लड़कियों ने ही वो कंडक्ट किया था। ट्रू, एंड दैट इज़ वाई आई फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी, नॉट एक्सट्रीम, नॉट फोर्स, बट रिस्पेक्टफुल। एक हार्मोनी, जबकि ना जेंडर डोमिनेंस को सपोर्ट करता है ना कि जेंडर सफ़र को। भला हालांकि दोनों ग्रो करते हैं। इक्वालिटी कोई वॉर नहीं है, एक पार्टनरशिप है ये। देखिए, अगर ऐसी ही पार्टनरशिप अगर सोसाइटी में आ गई बिना किसी क्या कहते हैं प्रिपरेशन के, बिना किसी समझौते के, तो इतना तो पक्का है कि लोग अपने कल्चर को कभी समझ नहीं पाएंगे और ये हमेशा के लिए उन लोगों पर सोशल प्रेशर बनाएगा जिससे वो अपने दम तोड़ देंगे। कैसा कल्चर जिसने आधी आबादी को दबा के रखा है। मैं साफ कहती हूँ, आज मैं जेंडर इक्वालिटी के सपोर्ट में खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये कोई आर्गुमेंट का पॉइंट नहीं है, ये न्याय है, न्याय जो कि मैं यहाँ से दिला के जाऊँगी। फैसिलिटीज़ इक्वालिटी नहीं होती, वो इनइक्वालिटी को कम करने का टूल होता है। जैसे कई लोगों ने मेंशन किया है कि लड़कियों को बहुत सारी छूट मिले हैं, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ने उन्हें 2 दिन लीव दिए पीरियड्स के लिए। पीरियड्स लीव कोई प्रिविलेज नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल नीड है। कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। आई एग्री, मिसयूज़ का एग्जांपल देकर पूरी कम्युनिटी को जज करना कहाँ का लॉजिक है ये? अगर कुछ लोग रूल्स का मिसयूज़ करते हैं तो उन सॉल्यूशन रूल हटाना नहीं बल्कि उस पर कंट्रोल करना होता है। आज गवर्नमेंट जॉब्स में यदि वुमेन काम करती हैं तो उन्हें कुछ सब्सिडीज दी जाती हैं, जैसे कि अगर उन प्रेगनेंसी के टाइम चल रहा है, वो प्रेगनेंसी के पीरियड्स चल रहे हैं तो उन्हें छुट्टियां दी जाती हैं, और भी इसके अलावा भी और भी बहुत सारी सब्सिडीज जो उन्हें दी जाती हैं। इतनी सब्सिडी देने के बावजूद भी
अगर इन्हें उससे संतुष्टि नहीं मिल रही तो इन्होंने जेंडर इक्वलिटी कहने लगे। ये जेंडर इक्वलिटी कभी ये कश्मीर में कहती हैं, कभी बंगाल में कहती हैं, कभी महाराष्ट्र में तो कभी बिहार में, लेकिन कह के कभी उसे पूरा नहीं कर सकी, कभी उसके लिए कुछ काम नहीं किया और आज वही का वही है। अगर सरकार आपकी है तो काम आपको करना पड़ेगा। अगर हाफ पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं मिलेगा तो देश फुल स्पीड में कैसे प्रोग्रेस करेगा। आज भी जेंडर पे गैप एग्जिस्ट करता है, आज भी लीडरशिप पोजीशन में विमेन कम दिखती है और मेन ज़्यादा दिखते हैं। इन्हें लगता है कि मैं गलत पॉइंट लेके आई हूँ, पर मुझे लगता है कि इनके पास पॉइंट्स ही नहीं बचा है। तो मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँगी, संसद में ड्रामेबाजी नहीं, हिम्मत है तो बहस करो। और कुछ पॉइंट्स के साथ मैं इसे एंड करना चाहूँगी। Today, I live in a country where a cigarette which can kill your life is sold openly. But when a girl has to buy a sanitary pad, she has to hide them in a black polythene. As a young people, that we can wear an American shirt, police pant and a German watch. But our identity is going to be decided by the education structure. So why we use fairness screen? Ladies and gentlemen, this was my concern. जुल्म सहकर जो चुप रहे वो लड़की नहीं भारत की हार है। जुल्म सहकर जो चुप रहे लड़की नहीं भारत की हार है। जो उठकर बराबरी मांगे वो राष्ट्र की ताकत है। धन्यवाद। देखिए, जेंडर इक्वलिटी का बात बोल के अगर ये सैनिटरी पैड जैसे मुद्दों को आगे लाएंगी तो ये तो एक इमोशनली हमें इम्फेथाइज करना चाहती हैं, फोर्स डालना चाहती हैं। मैं आवेदन करता हूँ, विनम्र आवेदन करता हूँ कि ऐसे बातों को संसद के आगे पूरी संसद में न रखें, अपने मुद्दों को स्पष्ट रूप से बोलें। और दूसरी बात कि अगर इन्होंने जो दम की बात कही है तो इनके अंदर तो ये तो आप हमें ये बताइए कि जब हमने इनसे कुछ भी मांगा है, हमारे देश ने जब इनसे गुहार लगाई है, तब ये हमसे उनको कुछ बोलते क्यों नहीं? तब ये इनके खटिए क्यों खड़े हो जाते हैं? ये भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? क्यों कहाँ चले जाते हैं? ये क्यों नहीं रहते भारत में उस समय? क्योंकि इनके पास बोलने के लिए उस समय शब्द नहीं रहता है। और वैसे समय में हमारी सरकार भारत का मोर्चा लेती है और पूरे विश्व में अपना परचम लहराती है। जैसा कि मैंने बोला कि मैं कंक्लूड कर रही हूँ, पर इसके बावजूद भी ये नहीं रुके, तो मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने जैसे कहा कि आप सैनिटरी पैड को जेंडर इक्वालिटी के बीच ना लाइए। मैं क्यों ना लाऊं? जब ये जस्टिस है ही नहीं तो मैं लाऊंगी, ज़रूर लाऊंगी। और मैं आपको सच बता देती हूँ, जिस दिन सत्ता पलटेगी इनमें से कोई भी बाहर नहीं दिखेगा, हर एक आदमी विदेश भागेगा और अपना अकाउंट छिपाते रहेगा। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस सभा की मर्यादा को बनाए रखें। नाउ मिस आयशा, यू हैव 5 मिनट्स। कृपया मुद्दे से हटकर बात ना करें आप। जब शिक्षा बन जाए व्यापार, फिर क्यों ना हो टैक्स का भार। जब शिक्षा बन जाए व्यापार, फिर क्यों ना हो टैक्स का भार। जो लाखों दे सकते हैं फीस में, टैक्स भी बड़े खुशी से इस देश में। थैंक यू रिस्पेक्टेड स्पीकर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा मुद्दा है, वो ये है कि हम सभी देखते आ रहे हैं हमारे टाउन, हमारे सिटी, उनमें जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे जो टीचर्स काम करते हैं उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाती। वहाँ पे फैसिलिटी बहुत कम है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। कहीं चौक है तो कहीं डस्टर नहीं, कहीं डस्टर है तो कहीं चौक नहीं। और कभी कभार तो हमें ये भी देखने के लिए मिलता है भाई मेरे पास का है बीच में। और कभी कभार तो हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे जो बोर्ड्स होता है, ब्लैक बोर्ड जिस पे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो भी टूटे फूटे होते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए हमारी सरकार ने ये योजना बनाई है कि अब से हम एजुकेशन पे भी टैक्स लगाएंगे। स्पीकर महोदया, हमारी कंट्री में एजुकेशन ही सिर्फ ऐसी चीज़ बची थी जिन पर इन लोगों ने टैक्स नहीं लगाया था, और अब ये उस पर भी उतर आए हैं। इनका बस चले तो ये मुर्दों के कफन पर भी टैक्स लगाएंगे और बच्चों के मुंह से निवाला निकालकर उस पर भी टैक्स लगाएंगे। इन्हें बस पैसे लूटने का बहाना चाहिए। आप बैठ जाइए, आपने वो क्लियर करने के लिए स्पीकर महोदया आप बैठ जाइए। मैं एक सरल बात से शुरू करना चाहती हूँ। शिक्षा एक राष्ट्र को आकार देती है, लेकिन एक राष्ट्र को आकार देने के लिए कुछ संसाधनों की भी जरूरत होती है, कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, टीचर्स, टेक्नोलॉजी। और बिना टैक्स के इन सबका खर्च कौन उठाएगा? टैक्सेस गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। जब सरकार को राजस्व मिलता है, जितने भी जनता है, जितने भी नागरिक हैं, जब वो हम अपना लीडर चूज करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करें। जब सरकार को राजस्व मिलता है तो वो बेहतर स्कूल बना सकते हैं, कुशल शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं और आधुनिक कक्षाएं शुरू कर सकते हैं।
शिक्षा को टैक्स से मुक्त करना आदर्श लगता है, आसान लगता है, लेकिन वास्तव में इस व्यवस्था को कौन चलाएगा? महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ कि वास्तव में इस व्यवस्था को कौन चलाएगा? सुगमताएं जरूरी है, हाँ, लेकिन टैक्स फंडिंग के बिना स्कूल जिंदा रहने के लिए फीस बढ़ा सकते हैं, निजी संस्थाएं ज़्यादा फीस लेंगी, सरकारी आय के बिना सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। क्या ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है? स्पीकर महोदय, तो क्या सरकार चाहती है कि शिक्षा अमीरों की जागीर बन जाए और गरीब का सपना हमेशा सपना ही रह जाए? आज शिक्षा पर टैक्स लगाकर सरकार यह साफ संदेश दे रही है कि पढ़ाई वही करेगा जो चुका सकेगा। यस, आई रिस्पेक्ट योर कंसर्न, बट टैक्सिंग एजुकेशन इज लाइक प्लेसिंग अ प्राइस टैग ऑन अपॉर्चुनिटी। महोदय, एजुकेशन shapes a nation. Exactly. Then why should a child's future depend on their parents' ability to pay a tax? महोदय, टैक्स 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 का तो रट लगाए रखे हैं, लेकिन क्या इन्होंने कभी सोचा है कि क्या होता है टैक्स, इससे काम क्या है? तो इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टैक्स देश के हर नागरिक का वो योगदान का वो प्रतीक है जो हमारे देश की सामूहिक भविष्य को सुरक्षित करता है। टैक्स सजा नहीं है, टैक्स कोई सजा नहीं है, वो एक योगदान ही योगदान। जब नागरिक टैक्स चुकाते हैं तब वे देश की प्रगति में निवेश करते हैं। अगर शिक्षा टैक्स मुक्त रहेगी तो व्यवस्था स्थिर वित्त पोषण पर निर्भर रहेगी। हमें अभी दीर्घकालिक टिकाऊ ढांचे की जरूरत है। और मेरा मानना है कि सबसे टिकाऊ ढांचा हमारा शिक्षित आबादी है। रिमूव टैक्स बैरियर्स एंड लिटरेसी राइजेस, इनोवेशन राइजेस। अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी अल्टीमेटली गिव्स द गवर्नमेंट मोर रेवेन्यू विदाउट टैक्सिंग एजुकेशन इटसेल्फ। स्पीकर महोदया, ये कहती हैं कि टैक्स योगदान है, सज़ा नहीं, लेकिन इन्हें कौन बताए कि हमारे देश भारत में आज भी वो लाखों बच्चे जो एक वक्त की रोटी और स्कूल फीस में से किसी एक को चुनने पर मजबूर हैं, उनके लिए टैक्स योगदान नहीं बल्कि सज़ा है, और आप उन्हें ये सज़ा दे रही हैं। And I say the opposite. Proper taxation reduce inequality. If rich people pay more tax, the government can subsidize education for poor. Free schemes, scholarship, mid-day meal. Where do you think they come from? Without tax, even this program collapse. स्पीकर महोदय, इन्होंने हमारे देश का रोड बेच दिया, रेलवे बेच दिया, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ बेच दिया। इन्हें अभी भी चैन नहीं है, ये जंगल बेचने पर उतर आए हैं। स्पीकर महोदया, ये तो वही बात हो गई कि राम राम जपना, पराया माल अपना। भारत स्पीकर महोदया कहना क्या चाहती हैं? ये कहना क्या चाहती है कि हमारी सरकार ने कुछ किया नहीं या कुछ दिया नहीं। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं, जिससे उनकी आय बढ़ी है। ये सब हमारे टैक्स के पैसे से ही संभव हुआ है। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहे हैं, जो हमारे टैक्स से संचालित होता है। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, 10-10 लाख मिल जाएंगे सबको। हर एक रुपया टैक्स वास्ते नहीं होता, वो किसी के लाइफलाइन बना सकता है। पब्लिक सर्विस कोई मैजिक नहीं है कि हम चुटकी बजाएं आप स्कूल खड़ा हो गए, चुटकी बजाएं बिल्डिंग्स बड़े बड़े खड़े हो गए। ये पैसे से ही आते हैं और वो पैसे टैक्स से आते हैं। स्पीकर महोदया, सरकार कहती है कि टैक्स से विकास होगा, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस देश का युवा अनपढ़ रह जाएगा वहाँ विकास किसका होगा? बिना शिक्षा के विकास सिर्फ एक भाषण बनकर रह जाता है। And I say a small tax can build better schools, libraries and labs. एक शिक्षित व्यक्ति सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वे पूरे समाज की दिशा बदल देता है। देश की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि शिक्षा है, और उस ताकत को मजबूत करने के लिए टैक्स जरूरी है। ये कहती हैं कि हम शिक्षा में फैसिलिटीज टैक्स से लाएंगे, लेकिन शिक्षा पर टैक्स लगाकर सुविधा देना तो वही बात हो गई कि पहले पत्थर मारो फिर चोट पर दवाई लगाने बैठ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स से नहीं बल्कि पॉलिसी और प्रायोरिटी से होती है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी तो सिर्फ पैसे लूटना है। एजुकेशन पर टैक्स लगाने से अगर गरीब का बच्चा स्कूल छोड़ देता है और अमीर आराम से आगे बढ़ जाता है, क्या यही है वो नया भारत? क्या यही वो भारत है जिसकी हम सबने कल्पना की थी? और मैं कहती हूँ कि टैक्स के जरिए हर बच्चा, रिच और पुअर, एजुकेशन का इक्वल चांस पाएगा। नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट। महोदय, ये कहती है कि हमारी सरकार ने कुछ किया नहीं। बिना टैक्स के हॉस्पिटल कहाँ से आएंगे? रोड कौन बनवाएगा? और स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी? इंडिया के 140 करोड़ लोग सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है। दिस इज द बैलेंस ऑफ डेमोक्रेसी। स्पीकर महोदया, अगर सरकार को सच में डेवलपमेंट के लिए इतने पैसों की जरूरत है तो वो शिक्षा पर टैक्स लगाने के बजाय अपने बजट को समझदारी से प्राथमिकता दे और बिना जरूरत की चीज़ों को हटा दे। आपके इस मिसमैनेजमेंट का भरपाई बच्चे क्यों करें? सरकार बार बार कहती है कि टैक्स से विकास होता है,
लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या अशिक्षित समाज कभी विकसित हो सकता है? विकसित देश शिक्षा पर टैक्स नहीं लगाते, बल्कि वे शिक्षा पर सबसे ज्यादा निवेश करते हैं और आज वही देश दुनिया में सबसे आगे हैं। और मैं कहती हूँ कि जब टैक्स शिक्षा को मिलेगा तब हर बच्चा सिर्फ नौकरी ढूंढेगा नहीं, नौकरी देगा। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि एजुकेशन पर टैक्स बोझ नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी ताकत है, ताकत। स्पीकर महोदया, हमारे देश में जब सड़क बनती है तो टैक्स लगाया जाता है, जब गाड़ी खरीदी जाती है तो टैक्स लगाया जाता है, यहाँ तक कि जब गाड़ी सड़क पर चलाई जाती है तो भी टैक्स लगाया जाता है। लेकिन जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वहाँ टैक्स लगाना किस संविधान, किस नैतिकता और किस इंसानियत के तहत सही है? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई सभ्य समाज अपने बच्चों के भविष्य पर टैक्स लगाता है? लेकिन सरकार ने शिक्षा पर टैक्स लगाकर यह साबित कर दिया है कि वो शिक्षा को अधिकार नहीं बल्कि कमाई का साधन मानती है। महोदया, 100 बात की एक बात यह है कि ये टैक्स को बोझ समझती हैं। 100 बात की एक बात यह है कि ये टैक्स को बोझ समझती है, लेकिन ये बोझ नहीं बल्कि एक निवेश है, निवेश, देश के उज्जवल भविष्य में निवेश। ये टैक्स बढ़ाने का विरोध करती है, लेकिन क्या ये बार बार भूल जाती हैं ये टैक्स ही तो है जो हमारे देश की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होते हैं। महोदया, ये शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों पर दिखाना चाहती हैं, लेकिन शिक्षा का अधिकार कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखाना चाहिए। और उस जमीन को तैयार करने के लिए सबसे पहला कदम है अनुदान, यानी कि टैक्स। स्पीकर महोदया, आज मैं इस सदन में सिर्फ सरकार की एक नीति या नियम का विरोध नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं देश के भविष्य, उसके युवाओं और करोड़ों सपनों की तरफ से आवाज उठा रही हूँ। स्पीकर महोदया, इन्हें लगता है कि सब इनकी तरह 10-10 लाख के सूट बूट पहन के घूमते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि लोगों के पास एक जोड़े मोजे खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं। वो कैसे इनका टैक्स भर पाएंगे? नहीं होगा। स्पीकर महोदया, हम चाइना और जापान जैसी कंट्रीज को देख सकते हैं। वो एजुकेशन पर टैक्स नहीं लगाते, बल्कि उनकी प्राइमरी एजुकेशन फ्री होती है, क्योंकि वो शिक्षा को बिजनेस नहीं बल्कि हर बच्चे का राइट मानते हैं, चाहे वो बच्चा अमीर हो या गरीब। अगर टैक्स से शिक्षा बेहतर हो रही है तो फिर सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं है, छत क्यों टपक रही है और बच्चों के हाथ में पुस्तक क्यों नहीं है? सरकार का मॉडल साफ है, पहले टैक्स लगाओ, फिर मदद के नाम पर एहसान जताओ, लेकिन अधिकार पर एहसान नहीं चलता। लो महोदय, ये तो वही बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम आपसे टैक्स ले रहे थे कि हम आपको बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और फिर ये वही मुद्दा उठा के बोलने लगी। हम स्टार्टिंग में बोले थे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, हम एजुकेशन पे टैक्स लगाएंगे ताकि हम आपको बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में छठ टपक रहे हैं। महोदय, ये क्या बताएंगे? इनसे पूछे इनसे कि इन्होंने अपने पिछले 5 साल की हुकूमत में क्या किया। अरे इनके हुकूमत में तो जो सरकारी स्कूल थे उसके ऊपर छत भी नहीं थे, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते थे। ये क्या बताएंगे और ये हमें क्या पढ़ाएंगे? स्पीकर मैम, ये नीति साफ कहती है कि आप गरीब हैं इसलिए आप पढ़ नहीं सकते। क्या सरकार यही संदेश देना चाहती है हमारे देश को? स्पीकर महोदया, इस टैक्स के कारण आज लाखों छात्र पढ़ाई छोड़कर काम करने को मजबूर किए जा सकते हैं। कई बच्चियां पढ़ाई बीच में छोड़कर कम उम्र में शादी के लिए मजबूर की जा सकती है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? सरकार के इस फैसले से बाल श्रम, बेरोजगारी और अपराध तीनों को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि जहां शिक्षा नहीं होती वहां अज्ञानता होती है, और जहां अज्ञानता होती है वहां देश पीछे रह जाता है। अगर शिक्षा सच में सरकार की प्राथमिकता होती तो उस पर टैक्स नहीं बल्कि सब्सिडी दी जाती। हम सब एक बार के लिए सोच के देखते हैं कि कल को ये नया बिल लेके आएंगी कि हम ऑक्सीजन पर यानी सांस लेने पर टैक्स लगा रहे हैं। कितना अजीब लगता है ना ये सोचकर। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे भी इतना ही अजीब लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार सांस लेना हमारा अधिकार है, हमारा हक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता, उसी प्रकार एजुकेशन लेना भी हमारा हक है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता, और अगर उस पर कोई टैक्स लगाएगा तो हम उसे रोकेंगे। शिक्षा हमारी नींव है और टैक्स उसका सहारा। इसे तोड़ने वालों, याद रखो, आज हम पर वार है, कल तुम्हारी बारी आएगी। स्पीकर महोदया, भारत के संविधान अनुच्छेद 21A के तहत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, तो फिर शिक्षा पर टैक्स लगाकर सरकार किस हक से इस अधिकार को कमजोर कर रही है? यह सिर्फ गलत आर्थिक नीति नहीं बल्कि संवैधानिक आत्मा पर हमला है। सरकार को यह समझना होगा कि शिक्षा पर लगाया गया हर टैक्स देश को तरक्की से एक कदम पीछे ले जा रहा है। अगर सरकार का उद्देश्य सच में विकास है तो वो शिक्षा को सस्ता नहीं बल्कि पूरी तरह मुफ्त बनाना होगा।
रिस्पेक्टेड स्पीकर मैम, मैं सरकार को आखिरी बार चेतावनी देना चाहती हूँ। आज आप शिक्षा पर टैक्स लगा रहे हैं, कल देश आपको इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा, क्योंकि याद रखिए, शिक्षा महंगी होगी तो देश सस्ता हो जाएगा। शिक्षा पर टैक्स नहीं लगेगा तो ही भारत सच में आगे बढ़ेगा। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि किताबों पर टैक्स लगाओगे तो कल अंधेरा बढ़ाओगे। शिक्षा से ही देश बनता है, इसे महंगा करके क्या पाओगे? अगर शिक्षा महंगी होगी तो सपने पहले ही मर जाएंगे। टैक्स से नहीं बनता भविष्य, ये बात आज नहीं तो कल समझ आएंगे। किताबों को मत लूटो जनाब, देश स्कूल से बनता है, बिल से नहीं। भविष्य को बोझ मत बनाओ, शिक्षा को टैक्स फ्री बनाओ। धन्यवाद। Now, Miss Fiza, you have 5 minutes. थैंक यू स्पीकर साहिबा। आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर आई हूँ जो हमें हमारे राज्य में साफ साफ देखने को मिलता है, खासकर हमारे बिहार राज्य में। इनडिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टेट। हमारे देश में राज्यों के साथ भेदभाव तो होता है, कुछ को बेहतर सड़कें, बेहतर अस्पताल, बेहतर फंड मिलते हैं, जबकि बाकी सालों तक इंतजार करते हैं। तो चलिए सच से शुरुआत करते हैं। हर राज्य की ज़रूरतें अलग हैं, आबादी अलग है, प्राथमिकताएं अलग हैं। अगर यह भेदभाव नहीं है तो फिर क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे साथियों, आज मेरी मित्र ने राज्यों में सुविधाओं का भेदभाव का आरोप लगाया है। मैं इसे पूर्णतः विरोध करता हूँ। हमारी सरकार सरकारी संवादों में विश्वास रखती है। शायद इन्हें ये नहीं पता कि अंतर का मतलब भेदभाव नहीं होता। अगर एक राज्य को ज़्यादा फंड मिलते हैं तो शायद उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, इसलिए नहीं कि उनके साथ कोई पक्षपात दिखा रहा है। सच में? तो फिर क्यों कुछ राज्य हीरो की तरह चमकते हैं और बाकी बुनियादी ढांचों के लिए संघर्ष करते हैं? क्यों कुछ क्षेत्रों में विकास ही विकास है और बाकी दशकों तक नज़रअंदाज रहते हैं? क्या यह भेदभाव नहीं है? इनसे बोलिए, क्या यह भेदभाव नहीं है? क्या यह, अब ये मत कहें कि यह संयोग है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये एक संयोग नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये एक योजना है, एक रणनीति है। कुछ राज्य अपने फंड का सही इस्तेमाल करते हैं जबकि कुछ नहीं करते हैं। अगर एक राज्य अपने संसाधनों का कुप्रबंध करे, मिसमैनेज करे और फिर केंद्र को दोषी ठहराए तो ये कैसे सही है? आप इन्हें समझाइए। यह कौन सी योजना है? यह कौन सी रणनीति है? स्पीकर साहिबा, आप ही बताइए। जब राज्य शिक्षकों, मेडिकल कॉलेज और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगातार अनुरोध करते हैं, लेकिन इन्हें रिजल्ट मंजूरी घोंघे की रफ्तार से मिलती है, तो यह भेदभाव है, कोई विकास समान नहीं। महोदया, विकास कभी भी तुरंत समान नहीं हो सकता, इनमें वक्त लगता है। जो राज्य आज पिछड़ा है वो कल आगे भी हो सकता है। वो जो अंतर आज दिख रहा है वो पिछली गलतियों का परिणाम है जो कि इनके सत्ता में किया गया था। लेकिन हमारी सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जैसी योजना को लाकर इसे सुधारने का काम कर रही है। यह असमान नहीं, यह अनफेयर है। स्पीकर साहिबा, डिस्क्रिमिनेशन हमारे स्टेट के साथ तो होता ही है, दैट्स क्लियर, बट फिल्म प्रोड्यूसर अब मूवीज में भी बिहारियों को नीचा दिखाने लगा है। यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? महोदया, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बिहार, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों को हमने स्पेशल पैकेज दिया है और विशेष केंद्रीय सहायता भी दी जा रही है ताकि वे विकसित राज्यों का बराबरी कर सकें। They are doing unfair with our state. आखिरकार बिहार भी तो इंडिया का एक पार्ट है। आप खुद सोचिए, अगर इंडिया के एक पार्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल है? स्पीकर साहिबा, कुछ राज्य राजनीतिक प्रभाव की वजह से उन्हें प्राथमिकताएं मिलती हैं, लेकिन इन राज्यों को नज़रअंदाज किया जा रहा है क्योंकि इनकी आवाज़ ही छोटी होती है। आप स्पीकर साहिबा, ये कहती है कुछ राज्यों को नज़रअंदाज किया जा रहा है क्योंकि देश आंकड़ों पर चलता है, इनकी जैसी भावनाओं पर नहीं। फंड आबादी, भूगोल और गरीबी सूचांक हिसाब से बांटे जाते हैं। अगर किसी क्षेत्र को ज्यादा मिलता है शायद उनकी गणित की मांग ये करती है, इसलिए नहीं कि राज्य उनके साथ पक्षपात दिखा रहा है। आप बैठिए, आपको आपका टाइम दीजिएगा। स्पीकर साहिबा, जैसा कि इन्होंने बोला, कुछ राज्य जल्दी तरक्की करते हैं, लेकिन आप ऐसे देशों को देखिए जो कितने ऊपर हैं। आप केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम जैसे देशों को देखिए, ये मिजोरम जैसे राज्यों को देखिए, इनकी डेवलपमेंट, इनकी एजुकेशन, इनकी एम्प्लॉयमेंट कितनी ऊपर है। और आप एक तरफ हमारे बिहार राज्य को देखिए, इनका नाम सुनकर ही लोग गाली, भुखमरी, बेरोजगारी याद करते हैं। अरे हम आपको बता दें शायद कि एक व्यक्ति ने विदेश में जाकर कुछ लोगों से पूछा कि आप बिहार के बारे में क्या जानते हैं, आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं,
तो वहाँ के लोगों ने बोला कि बिहार, बिहार का मतलब तो थू, ये मतलब तो नहीं है हमारे बिहार। महोदया, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। हमारी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना का इस्तेमाल किया है, जो कि किसी एक राज्य के लिए नहीं होता, ये पूरे देश के लिए है। उत्तर पूर्व में रेल और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार इसका एक प्रमाण है कि कोई भी राज्य आज पीछे नहीं रह रहा है। अच्छा, इसीलिए आज हमारा बिहार माइग्रेशन करने पर मजबूर है। उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ना सड़कें, ना नौकरियां, ना अस्पताल। क्या यह भेदभाव नहीं है? क्या यह वही बिहार है? स्पीकर महोदया, माइग्रेशन तो हर एक जगह होती है, यहाँ तक कि पक्षियां भी माइग्रेशन करते हैं, लेकिन लोग अवसरों के लिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके राज्य के साथ कोई नजरअंदाज किया जा रहा है या उससे कोई नफरत किया जा रहा है। विकास क्रमिक होता है, कदम कदम पर, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इससे हम भेदभाव नहीं कर सकते। स्पीकर साहिबा, हम आपको बता दें, क्या यह वही बिहार नहीं है जहां चंपारण नहीं हुआ था? क्या यह वही बिहार नहीं है जहां बक्सर नहीं हुआ था? क्या यह वही बिहार नहीं है जहां कारगिल चौक नहीं हुआ था? महोदया, शायद इन्हें पता नहीं कि IIT पटना कहाँ है, NIT पटना कहाँ है, वो भी तो हमारे बिहार में ही है। विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी तो बिहार में ही है। जहाँ तक कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बनाई गई साइंस सिटी, वो भी पटना, जो कि हमारे बिहार में ही है। भेदभाव को दोषी ठहराना बस असली मुद्दों से भागने का आसान रास्ता है। आसान रास्ता? स्पीकर साहिबा, ये बोलते हैं आसान रास्ता। अरे उस जगह रहकर देखो जहाँ 50-50 किमी के लिए लोग इलाज के लिए दूर आप जाते हैं। कृपया मेरी तरफ देखकर बात करें। स्पीकर साहिबा, हम आपके तरफ ही देखकर बात कर रहे हैं, हम आपके मोटिव से ही बात कर रहे हैं। ये बोले हैं कि ये आसान रास्ता है। ये वहाँ रहकर देखें जहाँ लोग इलाज के लिए 50-50 किमी का सफर करते हैं, जहाँ छात्र घंटों चलकर स्कूल जाते हैं। उन्हें 10 बजे सुबह में जाना होता है तो वो 10 बजे रात को पहुँचते हैं। अरे आप वहाँ की बात छोड़िए, आप हमारे मोहनिया में देखिए, मोहनिया का जमीन वंदे भारत यूज करती है, लेकिन अफसोस यहाँ पे कोई उसका एक भी स्टॉप नहीं है। क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? उस टाइम ये सोए थे। महोदया, जबकि सबको पता है यहाँ कोई टिकट निकालता ही नहीं, तो लोग खरीदे क्यों? इसकी टिकट ही कितनी महंगी है। लोग कैसे टिकट निकालेंगे? इनसे पूछिए। इन्होंने यहाँ बिहार के लोगों को रोजगार दिया है। अरे उन्हें मजबूरन अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना घर चलाने के लिए वहाँ पे जाना होता है। इसलिए नहीं कि वो मतलब अवसरों के लिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो घूमने के लिए जाते हैं। अरे क्या महोदया, 15वीं वित्त आयोग के अनुसार जिन लोगों ने सिफारिश के अनुसार की है, राज्य को अधिक फंड दिया जा रहा है जिनकी आवश्यकता ज्यादा है। ये भेदभाव नहीं, बल्कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण है। विकास एक सीढ़ी की तरह है, स्टेप बाय स्टेप। एक ही पायदान पर बहुत सारे लोग एक समय पर नहीं खड़े हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पीछे ढकेला जा रहा है। आप बैठिए मिस्टर वंश, आपको आपका टाइम मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि उन्हें नीचे ढकेला जा रहा है। वह इसलिए धीरे चढ़ते हैं क्योंकि इनके लिए वह सीढ़ी छोटी होती है। अरे ये वही बिहार है ना जो 1857 की रिवोल्ट में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में बिहार सबसे आगे थे। तो फिर आज क्यों नहीं? क्या मरने के लिए सिर्फ बिहारी मिलते हैं? क्या हर वॉर में, वर्ल्ड वॉर, वॉरफेयर, कोई भी वॉर हो, हर वॉर में बिहारी सबसे आगे रहते हैं? तो फिर डेवलपमेंट में बिहारी क्यों नहीं है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। स्पीकर साहिबा, अच्छा, या शायद कुछ इसलिए धीरे चढ़ते हैं क्योंकि उनकी नीतियाँ प्रगति में देर करती हैं, इसलिए नहीं कि सरकार पक्षपाती है। दोष केंद्र सरकार के नीतियों का नहीं है, लेकिन बल्कि उन राज्य सरकार के गतिविधियों का हो सकता है। और जहाँ तक कि बिहार राज्य की बात हो, हमारी केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के लिए क्या क्या नहीं किया है। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के लिए, बिहार के विकास के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षा और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख घोषणा की हैं, जैसे कि 3 नए एक्सप्रेसवे, गया में औद्योगिक इकाई और 10 नए मेडिकल कॉलेज। साथ ही PM सेतु योजना और मेट्रो के लिए अधिक वित्तीय सहायता भी दी गई है। स्पीकर साहिबा, ये क्या बोलना चाहते हैं? हमने तो आज तक नहीं देखा। हम यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं, ये अलग टॉपिक पे क्यों जा रहे हैं? ये चाहते हैं, इन्होंने तो सबसे पहले इन्होंने तो भारत में से नेपाल को दूर कर दिया, भारत में से थाईलैंड को दूर कर दिया। अब उनको यहाँ पे भी तसल्ली नहीं मिल रहा है। ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से भारत से बिहार को भी दूर कर दे। ये वही चाहते हैं ना, इनका तो यही कहने का मोटिव है ना कि भारत जोड़ो, बिहार को तोड़ो। ये तो वही चाहते हैं ना, पैसा जोड़ो,
बिहार को तोड़ो, क्या चाहते हैं आखिर ये? स्पीकर साहिबा, हाँ, और मैं मानता हूँ कि अंतर का मतलब कभी भेदभाव नहीं होता, कभी कभी वो बस मंजिल के एक रास्ते होते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य केवल कुछ चमकते हुए शहर बनाना नहीं, लेकिन पूरे भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है। हम राज्यों के बीच दूरी को पाटने का काम करते हैं, उन्हें बढ़ाने का नहीं। धन्यवाद। स्पीकर साहिबा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारा राज्य समान सुविधा चाहता है। आप देख सकती हैं गवर्नमेंट अपने लोगों को बिहार भेजता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, कितनी तेजी से वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। कि अगर ये देखने के लिए भेजते हैं कि वहाँ की फैसिलिटीज़ कितनी है, वहाँ पे एजुकेशन कितना दिया जाता है, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो आज हमारा बिहार भी कहाँ से कहाँ होता। अरे ये आज कहते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी, कल वही बिहार बोलेगा कि एक बिहारी 100 बीमारी, फिर ये देखेंगे। आज मैं इस सभा से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वे कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? महोदय, यही प्रश्न सन 1947 से पहले पूछा गया। विभिन्न विद्यार्थियों ने इसके अधिक स्पीकर साहिबा, लो, अब तो हमारे प्रधानमंत्री पहेलियां भी पूछने लगे, कल से शायरियां सुनाएंगे। ये तो पार्लियामेंट को मजाक समझ रखे हैं ना। महोदय, हम इन्हें बता दें, यही प्रश्न सन 1947 से पूर्व पूछा गया। अनेक विद्यार्थियों ने इसके अनेक जवाब दिए, लेकिन मैं बता दूं, जब एक विद्यार्थी ने बोला हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, और अनेक विद्यार्थियों ने कहा हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, लेकिन जब यही प्रश्न जब एक बाहर डबडबाती हुई आंखों से एक बच्चे ने बोला कि मेरे सामने खड़ा का पानी भी है, मैं देख सकता हूँ लेकिन उसे छू नहीं सकता, और वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे भारत के संविधान निर्माता। और मैं बता दूं, आज फिर भी इस पानी के घड़े को देख सकता हूँ परंतु छू नहीं सकता, और वह छू जाति का विद्यार्थी और कोई नहीं बल्कि हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आज 75 वर्षों के बाद कक्षा भी वही है, सवाल भी वही है, और पानी का घड़ा भी वही है, परंतु बदला है तो वे चाहे किसी भी जाति का छात्र हो, वो सबके साथ बैठकर पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है और लिख भी सकता है। और इतना ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह हमारे संविधान की ताकत है, और हम बता सकते हैं भारत का निर्माण नहीं, यह हमारे संविधान का निर्माण है।